आदरणीय सभापति जी, सदन की ओर से मेरी तरफ से मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और शुभकामनाएं भी देता हूं। राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, ये अपने आप में इस सदन का आपके प्रति जो गहरा विश्वास है और बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव का जो सदन को लाभ मिला है, सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है, उसको एक प्रकार से सदन ने आज एक मोहर लगा दी है। और ये अपने आप में ये एक अनुभव का सम्मान है, एक सहज कार्यशैली का सम्मान है और एक सहज कार्यशैली की स्वीकृति भी है। हमने सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को और अधिक प्रभावी होते हुए भी देखा है। और मैं कह सकता हूं कि केवल सदन की कार्यवाही का संचालन ही नहीं, वे अपने जीवन के जो भूतकाल के अनुभव है, उसको भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को समृद्ध करने में उपयोग लाते हैं। उनका ये अनुभव पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाता है। मुझे विश्वास है उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। आदरणीय सभापति जी, हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने अपने गांव के विकास में विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और इन सारे विषयों पर मुझे भूतकाल में बोलने का अवसर मिला तो मैं काफी कुछ कह चुका हूं, इसमें से आज को दोहराता नहीं हूं। एक बात का उल्लेख आज जरूर मैं करूंगा। आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। और विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर, और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे उनके पूरे कार्यकाल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को
नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम भी आपने किया है और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का प्रारंभ। हरिवंश जी का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय कामों तक सीमित नहीं रहा है। पत्रकारिता के उच्च मानदंड आज भी आदर्श के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। लंबा जीवन पत्रकारिता का रहा, लेकिन पत्रकारिता में भी उन्होंने उच्च मानदंड को हमेशा आधार माना। हम सब जानते हैं उनकी लेखनी में धार है, लेकिन उनकी वाणी में और व्यवहार में सौम्यता और शिष्टता भरी भरी रहती है। ये अपने आप में और मैं जब गुजरात में था तब भी मैं उनकी लेखों को पढ़ने की मेरी आदत रही थी और मैं देखता था कि वे अपना पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ रखते थे और मैं अनुभव करता था कि उसमें काफी अध्ययन के बाद उसका निचोड़ उसमें प्रकट होता था। पत्रकारिता में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका निरंतर प्रयास रहा और एक सफल प्रयास भी रहा। और हम देखते हैं सदन में भी, चाहे पॉलिसी हो या प्रोसेस हो, उन बातों का कहीं न कहीं छाया हमें हमेशा नजर आती है और ये हम सबके लिए सुखद अनुभव है। वे समाज की वास्तविकताओं के साथ गहरे जुड़ाव के साथ काम करने वाले रखते रहे। मैं तो कहूंगा जो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो नए सांसद आते हैं वे हरिवंश जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बातें करके उनसे जान सकते हैं। क्योंकि जब वो पत्रकारिता में थे तो उनकी एक कॉलम चलती थी, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा पार्लियामेंट मेंबर कैसा हो। तब उनको शायद पता नहीं होगा, कभी उनको भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वो लिखते थे और वो बातों में बहुत ही व्यापकता रहती थी। सदन की गरिमा और बैठने वाले सदस्य का दायित्व और उसके आचार विचार को लेकर भी बहुत गहरा उनका अध्ययन रहता था और उन बातों का उपयोग आज हमारे सदन के साथी उनके साथ बैठ करके बहुत कुछ जान सकते, सीख सकते हैं। समय की पाबंदी, एक डिसिप्लिन लाइफ में और अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता, ये आपकी विशेषता रही है और शायद इसी के कारण आप सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व आपका विकसित हुआ है। हमने देखा होगा जब से वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं कह सकता हूं कि पूर्ण समय वो सदन में होते हैं। सभापति जी की अनुपस्थिति में सदन को संभालने का काम तो करते ही हैं, लेकिन बाकी समय भी यहाँ कमेटी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो भी वे सदन में हमेशा अपनी मौजूदगी रहती है। हर बात को सुनते हैं, उस समय सदन का जो संचालन करते हैं उनके कार्य को भी देखते हैं और ये इसके पीछे उनको अपना जो दायित्व है उसके प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके कारण ये संभव होता है और ये हम सब के लिए सीखने जैसा है। और मैंने देखा है कि वो पूरा समय इन चीजों के लिए वो खपा देते हैं। आदरणीय सभापति जी, उपसभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाया, सदन में सदस्य के तौर पर क्या योगदान दिया, इस बारे में हम स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक चर्चा करते रहते हैं। लेकिन सदन के बाहर
जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, ये भी हम सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए सचमुच में ध्यान आकर्षित करने वाले विषय हैं और हमने उसको देखना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं उनके काम सराहनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। हमारा देश युवा देश है और मैंने देखा है कि हरिवंश जी ने अपने समय का उपयोग सबसे ज्यादा युवाओं के बीच में बिताना पसंद किया है। युवाओं को में लगातार गंभीर विषयों पर जागरूकता बने, एक प्रकार से लोक शिक्षा का काम निरंतर चलता रहे, ये अपने आप में वो लगातार करते रहते हैं। वो देश भर में उनका भ्रमण रहता है। वे मीडिया के नजरों में बहुत ज्यादा रहने का उनका शौक नहीं है, लेकिन भ्रमण और कार्यक्रमों की श्रृंखला उनकी लगातार चलती रहती है। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभानी शुरू की, उसके बाद जो मेरी जानकारी है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 350 कार्यक्रम किए हैं। ये बहुत बड़ा काम है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 350 से अधिक कार्यक्रम, जाना आना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उसके लिए विषयों की तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रकार से आपने व्रतस्थ के रूप में इस काम को किया और युवाओं से ही जुड़ने के लक्ष्य को आपने जरा भी ओझल नहीं होने दिया है। और विकसित भारत का सपना युवाओं के लिए भी क्यों होना चाहिए, इस मूल विषय को अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से विद्यार्थियों का मूड हो वो बताते रहते हैं। विद्यार्थियों में, युवा पीढ़ी में एक आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, निराशा से वो हमेशा हमेशा बाहर रहे, इन सारे विषयों की चर्चा वो करते हैं। उनके कुछ ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ बात करते हैं कि हम ऐसे क्या कारण है कि हम जितनी तेजी से जाना चाहिए था आगे नहीं जा पाए, अब अवसर क्या आया है, सारी बातें वो, और देश कितनी बड़ी छलांग लगा सकता है, ऐसे का आत्मविश्वास भरने का काम उनके द्वारा होता है। आजकल देश में लिटरेचर फेस्टिवल एक बड़ा सिलसिला चला है और अब तो वो टियर 2, टियर 3 सिटी तक भी वो सिलसिला चला है। लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी हरिवंश जी का अक्सर जाना होता है और उस समाज का उस तबके को भी वो अपने विचारों से प्रभावित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने उनके जीवन का एक प्रसंग जो सुना है, शायद हो सकता है साल वगैरह में मैं बहुत मेरी जानकारी सटीक न भी हो, मैंने सुना है कि 1994 में हरिवंश जी पहली बार विदेश यात्रा की और वो अमेरिका गए। जब अमेरिका गए तो अपने तय कार्यक्रमों के अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने आग्रह से कहा कि मैं जरूर, ये विकसित देश है तो मैं उसकी यूनिवर्सिटीज को देखना समझना चाहता हूँ, वहाँ की ऐसी कौन सी शिक्षा और कल्चर है जिसके कारण ये देश इतना आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने काफी समय अपने निर्धारित कार्यक्रमों के सिवाय पहली अमेरिका की यात्रा में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में बिताया, उसका अध्ययन करने का काम किया। यानी ये जो ललक थी उनके मन में कि अगर एक विकसित देश की यूनिवर्सिटी से जो निकलता है तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हो ताकि विकसित भारत का सपना वहीं से रेखांकित किया जा सके।
आदरणीय सभापति जी, एमपीज को एमपी लेड फंड के संबंध में तो काफी चर्चा रहती है और एक बड़ा पसंदगी का विषय भी रहता है एमपीज में, और कभी कभी तो ये भी संघर्ष रहता है कि एमपी लेड फंड इतना है और वहां उधर एमएलए फंड ज्यादा है, उसकी चर्चा रहती है। लेकिन एमपी फंड का उपयोग कैसे हो, एमपी लेड जो फंड की बातें, उसमें हरिवंश जी के विचारों को मैंने स्वयं भी सुना है, मैं प्रभावित हूँ इससे, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी रही है, शायद हम उनकी अपेक्षा के अनुसार उसको कर नहीं पाए हैं, क्योंकि सबको ऐसे विषय में साथ लेना जरा कठिन होता है। लेकिन उन्होंने खुद के उस जिम्मेवारी को कैसे निभाया है, मैं समझता हूं वो भी हम लोगों ने, उन्होंने ये एमपी लेड फंड था जो अपने जो विचार हैं उसको विचार को ही नीचे धरातल पर उतारने के लिए उपयोग किया। शिक्षा क्षेत्र और युवा पीढ़ी ये उसके सारे केंद्र में रहा। एमपी लेड फंड उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए एक मिसाल पेश की है। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में ऐसे अध्ययन केंद्र स्थापित किए और उसका प्रभाव लंबे अरसे तक रहने वाला है, और उसमें भी उन्होंने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड समस्या के समाधान को केंद्र में रखा। जैसे लुप्त होती जा रही भारतीय भाषाओं, उनके संरक्षण के लिए उन्होंने आईआईटी पटना में एक अध्ययन केंद्र के लिए एमपी लेड फंड का उपयोग किया, तो उस काम को वो लगातार वहां हो रहा है। एक और उन्होंने काम लिया, जो बिहार में कुछ क्षेत्र है जहां भयावह भूकंप की घटनाएं घटती रहती है, नेपाल में भी छोटा सा भूकंप आ जाए तो भी इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस काम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपी लेड फंड से सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के रूप में एक स्टडी सेंटर रिसर्च के लिए खुलवाया है, यानी वो स्टडी का काम करना, रिसर्च करना, उस पर लगातार काम कर रहा है। हम जानते हैं कि जैसा मैंने कहा, जयप्रकाश जी का गांव सिताब दियारा, हरिवंश जी वही हैं, और वहां गंगा और घाघरा दो नदी के बीच में एक गांव है, तो हमेशा ही जल के कारण जो कटाव की समस्या रहती है वो गांव परेशान रहता है, और नदी धारा भी बदलती रहती है तो विनाश भी बहुत होता रहता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपी लेड फंड से इसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्होंने पटना की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नदी अध्ययन केंद्र खुलवाया है। पटना के ही चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था में वो बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनवा रहे हैं। एआई के उस दौर में मगध विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है, यानी एमपी लेड फंड का एक निर्धारित दिशा में काम कैसे किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, हम सभी ने अनुभव किया है कि लोग जब अपने गांव से स्थानांतरण करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो जीवन में एक प्रकार से गांव से कट जाते हैं। हरिवंश जी का जीवन आज भी गांव से जुड़ा रहता है, अपने गांव से जो जुड़ा रहता है, वो लगातार वहां के सुख दुख के साथी बन करके वो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस संसद की नई इमारत में बैठे हैं, उसका जब निर्माण कार्य चल रहा था, तब मुझे उनके साथ निकट से काम करने का अवसर आया, और मैं अनुभव कर रहा था कि जो विचार मेरे मन में आते थे, मैं हरिवंश को कहता हम ऐसा करें तो कैसा होगा। 2 दिन में वो बराबर परफेक्ट उसके लेके आते, कहीं नामकरण करना है, उसके पहचान इस सदन की कैसे बने, तो काफी कुछ कंट्रीब्यूशन सदन के निर्माण में, उसकी आर्ट गैलरी में, विभिन्न द्वार के नाम रखने हो, यानी हर प्रकार से
मेरे एक साथी के रूप में हम दोनों को, और मुझे बड़ा आनंददायक रहा वो अनुभव काम का। आदरणीय सभापति हरिवंश जी के सदन को चलाने की कुशलता को तो हम भली भांति देखे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें और वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी कैसे मददरूप होना, उनके लिए किस प्रकार से आवश्यक उनके ट्रेनिंग के लिए काम किया जाना, उसके लिए भी काफी समय दिया और उन्होंने लगातार उनके लिए समय दिखाया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भी उन्होंने भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था की छाप छोड़ने में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी का ये दूसरा क्वार्टर ये सदन को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है। देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे विश्वास है कि सदन के द्वारा बहुत कुछ होगा और उसके कारण पीठाधीश सबका दायित्व बहुत बड़ा होता है। हम सबका बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूं कि सभी साथी आप जो चाहते होंगे उसको पूरा करने के लिए सहयोग करते रहेंगे और आपके काम को कठिनाइयों में न परिवर्तित करें, इसके लिए ताकि आप ज्यादा आउटकम दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है सब लोग इसको करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि हरि कृपा पर है सब कुछ और हरि तो यहाँ के भी है, हरि वहाँ के भी है और हरि यहीं बैठेंगे, तो हरि कृपा बनी रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।